इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मायावती के भाई आनंद कुमार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इनकम टैक्स ने आनंद की करोड़ों की जायदाद को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि 2007 और 2012 के दरमियान आनंद की दौलत में कई गुना इजाफा हुआ और इनकम टैक्स की जांच के दायरे में 1300 करोड़ की इमलाक थी। हम आपको ये भी बता दें कि आनंद 12 से ज्यादा कंपनियों के मालिक भी हैं। यूपी के रामपुर से समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट आजम खान के खिलाफ कई मुकदमा दर्ज किए गए हैं। आजम खान और साबिक सीईओ सिटी अल हसन पर 8 मुकदमे दर्ज हैं। किसानों की जमीन पर कब्जा करके इसे जौहर यूनिवर्सिटी की अराजी में मिलाने का इन पर इल्जाम है। आजम खान पर दफा 384, दफा 342 और दफा 506 के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। आजम खान और अल हसन पर अब तक कुल 13 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इनके खिलाफ ये मुकदमा थाना अजीम नगर में दर्ज किए गए हैं। गायों के नकलो हमले के अमल को महफूज करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने असेंबली में बिल पेश किया। एनिमल हस्बेंड्री वजीर लखन सिंह का कहना है कि बीजेपी गाय पर सियासत करती है। लखन सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि बजरंग दल वाले गाय पालने वालों के साथ मारपीट करते हैं। ऐसे मामले को सामने रखते हुए गाय के तहफ्फुज के ताल्लुक से बिल लाया गया है ताकि गाय को ले जाने के दौरान हुजूमी तशद्दुद के वाकयात रुनुमा न हों। तशद्दुद होने की सूरत में सरकार कार्रवाई करेगी। इन्होंने बताया कि इस कानून के तहत 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा की तजवीज है। गौवंश परिवहन को लेकर सरकार नया विधेयक विधानसभा में लेकर आई। हमारे साथ पशुपालन मंत्री लाखन सिंह हैं। सर, ये जो नया विधेयक लेके आए हैं, विपक्ष खासतौर से बीजेपी सवाल उठा रही है कि इससे तो जो गौवध की घटना है वो बढ़ जाएंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या सवाल उठा रही है, क्या वो विरोध कर रहे हैं, हमें इस पर नहीं जाना। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर हमने ये देखा है, कोई भी दुग्ध उत्पादक, कोई भी गौपालक यदि अपने किसी भी भैंस वंश या गाय वंश को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करता था, प्राय ये देखने को आया था तक उसको कई जगह उसके साथ चीटिंग हुआ करती थी। चाहे थाने वाले उसको गाड़ी को रोक लेते थे, संगठन के लोग रोक लेते थे, खासतौर पर बजरंग दल के लोगों के द्वारा इस तरह का रोका टोकी हमेशा होती रही और पैसा ले लेके उनको छोड़ देते थे। इसको लेके हमने एक दुग्ध उत्पादनों के लिए एक सरलीकरण का काम हम लोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इस कानून में यदि कोई भी दुग्ध उत्पादक अपनी किसी भी गौवंश या भैंस वंश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहता है तो संबंधित एसडीएम और तहसीलदार उसको एक अनुज्ञा प्रमाण पत्र देंगे। माने अपन को कहना चाहिए एज ए एनओसी कि वो कहीं भी उसको अपने ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है। उसके बाद यदि कोई व्यक्ति उनके साथ छेड़खानी करता है, रोकता है, थाने में बंद कराता है या संगठन के लोग कोई रोक के मारपीट करते हैं, ऐसे लोगों के लिए सख्त कार्रवाई करने के लिए हम लोग ये कानून लेके आए। सर, कहीं इसके पीछे ये तो वजह नहीं है, क्योंकि ये बात भी सामने आ रही है कि गाय किसकी है, ये सवाल एक खड़ा हो गया है इस विधेयक के सामने आने के बाद। क्योंकि गाय किसकी है? नहीं, गाय तो उसी की है जो गाय पालक है, जिसकी गाय है उसी की गाय है। उसमें तो राजनीति की नहीं है। नहीं, राजनीति की नहीं है। ये तो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, क्या कहने लगे, क्या करने लगे, भगवान ही मालिक है। ठीक है, तो ये है लाखन सिंह जी, पशुपालन मंत्री हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि दरअसल बजरंग दल जैसे कुछ संगठन हैं जिन्होंने विशेष रूप से नाम दिया है, वो मारपीट की घटनाएं, दुग्ध का जो व्यापार करने वाले हैं, पशुपालकों को ले जाने वाले लोगों के साथ में मारपीट करते थे। यही वजह है कि सरकार इस विधेयक को लाने के लिए मजबूर हुई है। कैमरामैन अजय के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। हवाला रैकेट मामले में इकबाल कासकर के बेटे रिजवान को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि मंगल को क्राइम ब्रांच ने दाऊद इब्राहिम के करीबी अहमद रज्जाक को गिरफ्तार किया था। रज्जाक से पूछताछ के जरिए इकबाल कासकर के बेटे रिजवान का नाम हवाला के हवाले से सामने आया। रिजवान मुंबई एयरपोर्ट से भागने की कोशिश कर रहा था, मगर क्राइम ब्रांच ने इसकी कोशिश को नाकाम करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। और अब बात एक ऐसे शख्स की जो उसी इदारे में अब पढ़ाई करने वाला है जहां वो पिछले 5 साल से चौकीदारी का काम करता आया है। मुश्किलें जरूर हैं मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिलों से कह दो जरा अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। एक हाथ में दौरे हाजिर और दूसरे हाथ में मुस्तकबिल को मजबूती से थामे ये राम जलमीना है। दौरे हाजिर में हिंदुस्तान के सबसे बावकार तालीमी इदारे
दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी गार्ड हैं और आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पढ़ाई करने वाले तालिब इल्मों में शामिल होंगे। जेएनयू से जेएनयू के इस सफर में रामजल ने सर्द रातों में खुद को जमाया है, धूप की तपिश में खुद को तपाया है। पहले मजदूरी करता था तो मजदूरी करके ही थोड़ा माँ बाप के फादर के साथ मजदूरी करते जाता था मैं भी। उसी टाइम 2003 में मेरी शादी हो जाती है क्योंकि घर पे कोई काम काज करने वाला नहीं था, माँ बाप वृद्ध थे। मेरी छोटी सिस्टर थी, उनकी शादी का भी मेरे ऊपर वो था क्योंकि इधर से भी मैं कुछ खर्चा। उसके बाद में फिर मैंने अपनी पढ़ाई के बारे में ध्यान दिया। फिर मैंने सोचा कि अब मैं फ्री हूँ और अब मैं अब पढ़ सकता हूँ आगे। पैसे भी कटे थे, काट लेते थे, यहाँ पर 2000 रुपये काट लेते हैं फाइन का, जैसे भी अगर पढ़ता पाता है या मोबाइल देखते हुए पाता है। या ये मैडम मैंने यहाँ BA लैंग्वेज रशियन में एंट्रेंस पास किया है और अब मैं आगे रशियन की पढ़ाई करूँगा। मजदूरी से तालिब-इल्मी तक के सफ़र की कहानी तो आपने जान ली, अब आप रामजल के तारीख और दौर हाजिर के बारे में भी जान लीजिए। रामजल मीना किरोली जिला के भजेड़ा गाँव के रहने वाले हैं। रामजल का खानदान बेहद गरीब है और उनके वालिद मजदूरी करते हैं। माली तंगी की वजह से रामजल भी 10वीं के बाद मजदूरी करने लगे। मजदूरी करते करते रामजल मीना ने एक दिन गार्ड की नौकरी कर ली। रामजल ने किसी तरह से 12वीं और ग्रेजुएशन का इम्तिहान पास किया। गार्ड की नौकरी में ट्रांसफर के दौरान 2014 में रामजल जेएनयू आए। 3 बहनों की शादी और कर्ज अदा करने के बाद राम ने पढ़ाई शुरू की। 15,000 रुपए हर माह पाने वाले रामजल की 2 बेटियां भी पढ़ाई कर रही हैं। अब रामजल ने जेएनयू में रूसी जुबान के कोर्स का एंट्रेंस टेस्ट पास किया। रूस से स्ट्रैटेजिक दोस्ती की वजह से रामजल ने रूसी जुबान की पढ़ाई का मन बनाया था, लेकिन जेएनयू के तय कवायद के मुताबिक पढ़ाई और नौकरी एक साथ नहीं करने की वजह से रामजल मुश्किल में है। कहते हैं यूनिवर्सिटी थोड़ी छूट दे दे तो रात की शिफ्ट में वो चौकीदारी करने को तैयार हैं। जॉब के बारे में जैसे जो भी यहाँ का रूल रेगुलेशन होगा, अगर नहीं करने देंगे तो नहीं करूँगा और अगर करने के लिए बोलेंगे तो नाइट में 10 से 6 की ऐसे कुछ लूँगा। दिन में पढ़ाई और रात में चौकीदारी करने को तैयार रामजल की नजरें सिविल सर्विसेज पर हैं और उन्हें पूरा यकीन है कि वो एक दिन जरूर कामयाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हनुमान चालीसा पढ़कर बीजेपी लीडर इशरत जहां मुश्किल में पड़ गई हैं। मगरबी बंगाल के हावड़ा में मकान मालिक ने उनसे घर खाली करने के लिए कहा है। इशरत जहां का दावा है कि उनके घर के बाहर बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। हुजूम ने इशरत से पूछा कि वो हिजाब पहन के हनुमान चालीसा का पाठ करने क्यों गई थी। इशरत जहां ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। स्कूल से घर लौट रही थी तो मेरे घर के पास बहुत सारे लोग सैकड़ों की तादाद में खड़े थे। जब मैं वहां से गुजर रही थी तो सभी ने बोला ये इशरत जहां, ये इशरत जहां। तो मुझे रोका गया है। मुझे रोक कर पूछा कि आप कल हनुमान चालीसा में गए थे? हम बोले हाँ गए थे। तो क्यों गए थे? आप हिजाब पहनकर क्यों गए थे? बोले क्यों, क्या परेशानी है हिजाब पहन कर जाने में? नहीं, तो जब आपको जाना था तो आप हिजाब उतार कर जाते। हम बोले क्यों, मैं तो वहाँ पाठ करने के लिए नहीं गई थी, वो लोग आस्था के काम कर रहे थे, मैं उसमें शामिल होने के लिए गई थी। तो नहीं, आप सारे मुसलमान की औरतों को बदनाम कर रहे हैं। मेरे घर के भी बेटी है, बहू है, सबकी इज्जत है, सबकी इज्जत को आप दाव पे लगा रहे हैं। वहाँ पे मेरे घर के बाड़ी वाले भी थे, मेरे भैंसुर भी थे, सभी ने बोलने लगा इसको घर से निकाल दिया जाए, इसको घर से निकालने की मुझे घर से निकालने की धमकी दिया गया कि जितना जल्दी हो सके यहाँ पर से घर खाली करके आप चले जाए, नहीं तो आपको जबरदस्ती निकाल दिया जाएगा। और मेरे ऊपर वो लोग मारने की भी धमकी दिया गया है। अगर मैं वहाँ पे अकेले रहती हूँ, मैं तो सुरक्षा की मांग करती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा जान का डर है, जान का खतरा है, क्योंकि वहाँ आस पास वाले लोग या बिल्डिंग वाले लोग किसी वक्त भी मेरे ऊपर हमला कर सकते। मैं अकेले अपने एक बेटे के साथ रहती हूँ। देखिए, ममता बनर्जी जाके नमाज पढ़ती हैं रेड रोड में ईद के समय, कोई ममता बनर्जी की तरफ उंगली नहीं उठाती। ये देश, यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ और धर्मनिरपेक्षता है, सबको अपने ढंग से धर्म और वेशवास खान पीन की अधिकार है। अब किसी ने, जबकि वो हिंदू नहीं है लेकिन हनुमान चालीसा में गए, तो उनका फतवा उनको घर से बेघर करने की जो साजिश चल रहा है, ये कानूनी अपराध है। इसका खिलाफ पूरा व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। तो उसमें क्या हो गया, किसने क्या पढ़ने का, क्या नहीं पढ़ने का, कहाँ सोने का, कहाँ जागने का, क्या ड्रेस डालने का, किससे शादी करने की, इसमें लोग क्यों ये करते हैं? ये देश में संविधान के जरिए लोग रहते हैं और संविधान में सब अधिकार सबको दिया है। हनुमान चरित्र ये क्या खाली हिंदुओं का है क्या?
ये ऐसा ही रामायण महाभारत ये देश के एपिक है, वो पढ़ सकते हैं, पढ़ाई के लिए सब कुछ कर सकते हैं। ये ऐसा कोई करता होगा तो बिल्कुल गलत बात है। उधर सड़कों पर और अवामी मकामात पर नमाज अदा करने की मुखालिफत शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। मगरबी बंगाल में बीजेपी के कारकुनों ने नमाज जुमा सड़क पर अदा करने पर एहतजाज किया था और मंगल के रोज सड़कों पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही थी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भी सड़कों पर नमाज की मुखालिफत में हिंदू युवा वाहिनी के सैकड़ों कारकुनान उतर आए। इन्होंने सिकंदराराव में हनुमान मंदिर के सामने गुज़िश्ता दिनों सड़कों पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इनका कहना है कि जब तक सड़क पर नमाज की अदायगी बंद नहीं होती, वो हर मंगल सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। कार्यक्रम हनुमान चालीसा का कार्यक्रम किया गया है। किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है? ये कार्यक्रम सड़क पर नमाज के विरोध में किया गया है। जब तक ये सड़क पर नमाजें बंद नहीं होगी तब तक हम भी प्रत्येक मंगलवार को हम भी ऐसे ही सड़कों को जाम करके ये कार्यक्रम किया करेंगे हनुमान चालीसा महाआरती का। हमारी सुनवाई हमने माननीय राष्ट्रपति जी के लिए ज्ञापन देंगे हम यहाँ के सीओ संभल को, जिसमें हमने ये कहा गया है कि हमारी मांग है कि इस तरह की कार्रवाइयों को रोका जाए, नमाजें रोड पे नहीं पढ़ाई जाया करें। और अब बात करेंगे बाबरी मस्जिद पर हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की। अयोध्या तनाज़े में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सालिसी कमेटी की रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सालिसी का अमल जारी रखने का फैसला सुनाया। अदालत ने अगली समाअत के लिए 2 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। 2 अगस्त को अदालत ये फैसला करेगी कि अयोध्या तनाज़ा सालिसी के जरिए ही सुलझाया जाए या मामले की रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो। 3 रुकनी सालिसी कमेटी ने आज पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की। 5 रुकनी बेंच ने रिपोर्ट का मुताला किया। हिंदू फरीक गोपाल विशारद ने गुज़िश्ता दिनों अर्जी दाखिल करके कहा था कि सालिसी के जरिए मसले के हल के आसार बहुत ही कम हैं, इसलिए अदालत मामले की समाअत करके मसला हल करे, जिसके बाद अदालत ने सालिसी कमेटी से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब की है। मतलब जिस तरीके से डे टू डे हियरिंग के लिए 2 अगस्त के लिए डेट लगाया इन्होंने और फिर से 31 जुलाई को एक रिपोर्ट सबमिट होगा। उस हिसाब से हम लोग देखेंगे, उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि इस मामले को और आगे बढ़ाना है कि या मीडिएशन के लिए और टाइम देना है। डे टू हियरिंग का ज़्यादा चांसेस है क्योंकि कई सारे लोग अब उससे मीडिएशन फेल हो चुका है। मीडिएशन में ज़्यादा उसमें टाइम ना वेस्ट करते हुए इसको डे टू डे हियरिंग के लिए कंटिन्यू कई सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं। इसके लिए ज़्यादा टाइम पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि हमें पास का डेट दिया गया है, इसलिए हम निगेटिव नहीं हो रहे हैं। पास का डेट है इसलिए ज्यादा निगेटिव होने का कोई जरूरत नहीं है। जल्द से सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन कमेटी को कहा है कि वो अपनी रिपोर्ट 31 अगस्त तक सबमिट करें और इस मामले की सुनवाई 2 अगस्त से करी जाएगी। मीडिएशन तो खत्म हो गया ना, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मीडिएशन कमेटी अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई तक सबमिट करे, इसका मतलब है मीडिएशन कमेटी के सामने जो भी तथ्य हैं, जो भी बातें हैं, वो 31 जुलाई तक कोर्ट के सामने रख दे और कोर्ट इस मामले की सुनवाई 2 अगस्त से करेगा। नो, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी आर्गुमेंट हैपनिंग बिकॉज टुडे इट वाज फिक्स्ड फॉर ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड दैट्स व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड। मैं मानता हूं कि हिंदू महासभा के लिए और जितने हिंदू पक्षकार हैं और राम जन्मभूमि मामले से जुड़े हुए जितने पक्षकार हैं उनके लिए अच्छे संकेत हैं, क्योंकि इस मामले की हमने डे टू डे सुनवाई की मांग की थी और हमने कहा था कि मीडिएशन से इस मामले का हल नहीं निकल सकता है और यही बात आज उभर के सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने रखी है। और 2 अगस्त को 2 बजे लगा दिया है कि इसको उस रिपोर्ट के बेसिस पे तय करेंगे कि आगे हियरिंग कब होगी। 2 अगस्त को 2 बजे। नो, दैट दे विल डिसाइड ओनली आफ्टर सीइंग द report which will be submitted by the mediation panel by 31st. Bench will decide, whichever be the bench, they will decide ki what will be the modus operandi of the hearing. Earlier also in Ismail Faruqi they have fixed the time. Was there any argument today or? No argument. Just bench assembled, dictated the order and they rose.
हिंदुस्तान और सऊदी अरबिया के दरमियान मक्का रोड इनिशिएटिव को हिंदुस्तान में अगले साल से नाफिज करने पर बातचीत जारी है। इस प्रोजेक्ट के तहत आज़मीन हज को बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी। इन सहूलियात में इमिग्रेशन से मुतालिक लवाजिमात को पूरा करने में आसानी पैदा करना है। इस तरह से जायरीन कस्टम, पासपोर्ट और सामान की सारी लवाजिमात हिंदुस्तान में ही पूरा कर पाएंगे और सऊदी अरब पहुंचने पर वो बिना रुकावट अपने होटल के लिए रवाना हो पाएंगे। सऊदी अरब के सफीर डॉक्टर सऊद बिन मोहम्मद अल सत्ती ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत के दौरान इन बातों की जानकारी दी। मक्का रोड प्रोजेक्ट के तहत फिलहाल ये सहूलियात पाकिस्तान, मलेशिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया के जायरीन को हासिल हैं। डॉक्टर सऊद ने मजीद कहा कि सन 2030 तक हिंदुस्तानी जायरीन की तादाद को दुगना से भी ज्यादा किया जाएगा। 2030 तक 5 लाख हिंदुस्तानी आज़मीन हज पर जा सकेंगे। और कुछ देर पहले हमारे साथी गौहर रसूल ने हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू से इस सिलसिले में बात की। मामला जी, आपको बता दें गौहर कि जो भारत से हज करने के लिए जो जाते हैं, यहाँ से पिलग्रिम जो हज करने के लिए जाते हैं, उनके लिए सऊदी अरब की तरफ से एक नई पहल, एक नई इनिशिएटिव की बात की जा रही है। और इस इनिशिएटिव के लिए इंडिया और सऊदी अरेबिया लगातार टच में है, इस पर बात कर रहे हैं और उम्मीद ये है कि इस इनिशिएटिव का नाम मक्का रोड इनिशिएटिव है और इसको माना जा रहा है कि अगले साल से इम्प्लीमेंट हिंदुस्तान में भी किया जाएगा। अगर हम बात करें इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि इससे सहूलियत मिलेगी उन तमाम पिलग्रिम्स को। आपको बता दें कि जब इंडिया से कोई जाता है सऊदी अरब हज करने के लिए तो पहले उसको इमिग्रेशन से होकर गुजरना पड़ता है यहाँ पर, फिर क्लियरेंस, सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद फ्लाइट में चढ़ने के बाद दोबारा सऊदी अरब पहुंचने पर फिर इमिग्रेशन करनी पड़ती है, उसमें बहुत वक्त लगता है। तो वक्त बचाने के लिए अब यह होगा कि भारत में सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद, इमिग्रेशन के बाद वहीं पर सऊदी अरब का एक ऑफिशियल मौजूद रहेगा जो इमीडिएटली आपको वीज़ा मुहैया कराएगा और आपकी इमिग्रेशन क्लियर कर देगा। यानी कि ये कि सऊदी अरब पहुंचने पर आपको दोबारा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और वहां पहुंचकर सीधे आप अपने होटल्स की तरफ या आप मक्का मदीना में जहां पर भी आपका स्टे है वहां पर आप जा सकते हैं। आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो इसमें सिर्फ वीज़ा का नहीं बल्कि पासपोर्ट क्लियरेंस, कस्टम्स, इन तमाम फैसिलिटीज़ और हेल्थ से जुड़ी जो तमाम फैसिलिटीज़ है वो भी आपको इंडिया में ही, हमारे ही एयरपोर्ट पे मिल जाएगी। यानी कि इससे हाजियों का काफ़ी वक्त बचेगा जो ट्रैवल करते हैं और काफ़ी फैसिलिटी उनको इससे मिलने वाली है। लेकिन फिलहाल ये फैसिलिटी सिर्फ 4 मुल्कों में ही दी गई है, जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान शामिल है। लेकिन अब ये फैसिलिटी इंडिया के लिए भी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि इंडिया में 11 एयरपोर्ट्स हैं जहां पर हज ऑपरेशंस होते हैं। तो ऐसे में उन 11 एयरपोर्ट्स पे ये ऑपरेशन एक साथ शुरू नहीं किया जाएगा। शुरुआत में ये बड़े एयरपोर्ट्स, बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, बम्बई या गुजरात, इस तरह जो बड़े शहर हैं वहां से फैसिलिटी शुरू की जाएगी और आखिरकार कोशिश ये रहेगी कि सभी 11 एयरपोर्ट्स पर ये जो फैसिलिटी है ये हाजियों को मुहैया कराई जा सके। लेकिन शैलेंद्र, फिलहाल इंडिया में इस साल ये फैसिलिटी मक्का रोड प्रोजेक्ट जो है वो आज़मीन को नहीं दिया जाएगा, ये अगले साल से दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए अभी फिलहाल बातचीत जारी है दोनों देशों के बीच में। हमारी आज जो सऊदी अरब के एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने हमको ये जानकारी दी है कि ये फैसिलिटी को लेकर हम चाहते हैं कि ये फैसिलिटी इंडिया के लोगों को भी मिले, इंडिया के पिलग्रिम्स को भी ये फैसिलिटी मिले। इसके लिए क्योंकि इंडिया एक बड़ा देश है, बड़ा मुल्क है और यहाँ से 2 लाख पिलग्रिम्स जा रहे हैं हज यात्रा के लिए हर साल, तो ऐसे में फैसिलिटी मुहैया कराने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। इसके लिए बातचीत चल रही है। लेकिन एक और अहम और बड़ी बात जो एम्बेसडर ने न्यूज़ 18 उर्दू से कही है, उन्होंने कहा है कि फिलहाल जो हज कोटा इंडिया के लिए है वो 2 लाख पिलग्रिम्स का है, इसको बढ़ाकर 5 लाख किया जाएगा 2030 तक। यानी कि जो विजन 2030 है सऊदी अरेबिया का, उसके मुताबिक हज का कोटा दोगुने से ज्यादा बढ़ाया जाएगा 2030 तक। यानी कि अभी 2 लाख लोग हज के लिए जाते हैं 2019 में, लेकिन 2030 में टारगेट है 5 लाख हज पिलग्रिम्स का। और वहीं साथ ही साथ कुल मिलाकर करीब 30 मिलियन हाजियों को 2030 तक सऊदी अरब जो है हज के लिए वीज़ा जारी करने का प्लान बना रहा है, उनका ऐसा विजन है। लेकिन जो ये इससे पहले जो हमने बात की थी मक्का रोड इनिशिएटिव की, वो अगले साल से ही यहाँ पर इंप्लीमेंट हो सकता है, लेकिन अभी इस पर लेकर बातचीत चल रही है।